ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनिलीन के बारे में। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए जहाँ पे हमने बात किया था, एक लेक्चर में हमने बात किया था बेंजल्डिहाइड के बारे में, दूसरे लेक्चर में हमने बात किया था फिनॉल के बारे में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनिलीन के बारे में। ठीक है, तो देखो हुआ क्या ना, हमारे पास टोटल जो हमारे पास एरोमेटिक वाला पोर्शन था उसके ऊपर आज के लेक्चर को मिला के मैंने टोटल 6 लेक्चर दे दिए, राइट। एक मैंने आपको दिया था एरोमेटिक पार्ट 1, एक दिया था एरोमेटिक पार्ट 2, एक दिया था एरोमेटिक पार्ट 3। उसके बाद मैंने आपको लेक्चर दिया बेंजल्डिहाइड के ऊपर, उसके बाद आपको लेक्चर दिया फिनॉल के ऊपर, उसके बाद आपको लेक्चर दे रहा हूँ एनिलीन के ऊपर। ये जो आपका एरोमेटिक वाला पोर्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए, इसको आपको ध्यान से कर लेना है और जनरली बच्चों को इन पोर्शन में काफ़ी दिक्कत आती है। देखो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एनिलीन के बारे में। सबसे पहला बात, हमारे पास एनिलीन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो आपके पास बेंजीन रिंग होगा, उसके ऊपर NH2 ग्रुप होगा। इस कंपाउंड का हमारे पास कॉमन नेम होता है एनिलीन। तो हमारे पास एनिलीन का मतलब क्या होता है, हमारे पास बेंजीन रिंग होगा, उसके ऊपर हमारे पास NH2 ग्रुप होगा, तो इस कंपाउंड का हमारे पास कॉमन नेम होता है एनिलीन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे आपको क्या पता चलेगा कि ये जो NH2 ग्रुप है यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन एटम है और नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर होता है। तो ये जो NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन एटम है इसका लोन पेयर हमारे पास बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज है। कैसे, आप यहाँ पे देखो जो हमारा NH2 ग्रुप है आपको पता होना चाहिए क्या दिखाता है, ये हमारा +M इफेक्ट दिखाता है। तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है हमारे पास NH2 ग्रुप में, ये हमारे बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज है। कैसे, आप यहाँ पे देख पा रहे हो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, फिर आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, फिर आपके पास पाई बॉन्ड है। इसका मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पे कंजुगेशन है। कैसे, लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो आपके पास कंजुगेशन है। तो यहाँ पे आपके पास रेजोनेंस हो जाएगा। कैसे कि आपका नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अंदर देगा तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। वो कैसे बनेगा, देखो ये दोनों पाई बॉन्ड एज इट इज रहेगा, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में अब की बार डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। आगे आपको पता है क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हमारे पास बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा। कैसे कि ये नेगेटिव अंदर आएगा तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा करने से आपके पास क्या होगा, देखो जैसे ही नेगेटिव अंदर आएगा यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, राइट। बाकी सब एज इट इज, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएगा। आगे क्या होगा, वापस आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रिंग में आगे डीलोकलाइज होगा। कैसे, नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ये पाई बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे नेगेटिव अंदर आएगा तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आएगा, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे जाके देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ये आपके पास एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे अगर बनाओगे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, सिग्मा फ्रेमवर्क ड्रॉ करो, उसके बाद आप यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड कौन से एटम के ऊपर आ रहा है। तो देखो रिंग में आपके पास जितने भी कार्बन है सबके पास पाई बॉन्ड आ रहा है, दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। आपके पास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी पाई बॉन्ड आ रहा है, दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, दिखाएंगे डेल पॉजिटिव से।
आपको दिख रहा है, देखो आपके पास NH2 ग्रुप के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दिखाएंगे डेल नेगेटिव से। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपको पता है आपका NH2 ग्रुप यहाँ पे प्लस M इफेक्ट दिखाता है। इस वजह से क्या होता है, आपके पास बेंजीन रिंग में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है। क्योंकि आपका NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, हम बोलेंगे हमारे पास NH2 ग्रुप काम करता है एक्टिवेटिंग ग्रुप का। साथ में क्या होगा, क्योंकि हमारा NH2 ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे जोड़ेगा। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन के बारे में, कि एनिलीन को हम कैसे कैसे बना सकते हैं, कौन से हमारे पास कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं एनिलीन को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस बारे में बात कर लेते हैं आराम से। देखो सबसे पहला मेथड कौन सा है ना, अगर आपको बनाना है एनिलीन को नाइट्रोबेंजीन से, राइट, तो अगर आपको बनाना है एनिलीन को नाइट्रोबेंजीन से, ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही आसान भी होता है। ठीक है, तो अगर आपको नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना है एनिलीन में, तो ये जो आपका काम है ये आपका 3 रिएजेंट कर सकता है बड़े ही आसानी से। जो आपको दिमाग में रखना है कौन सा, सबसे कॉमन वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो आपका SnHCl दिखता है आपको इस थीम में, एक आपको यहाँ पे ZnHCl दिखता है, एक आपको यहाँ पे FeHCl दिखता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, राइट, ये आपको समझ आ गया। अब देखो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, अगर आपको यहाँ पे एनिलीन का प्रिपरेशन करना है, राइट, तो आप यहाँ पे कैसे करोगे। ठीक है, देखो एनिलीन का प्रिपरेशन कर सकते हो कैसे, आप ना एनिलीन का प्रिपरेशन कर सकते हो हेलोबेंजीन से। फॉर एग्जांपल मानो आपके पास यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, आप इसके ऊपर डालते हो NaNH2 मतलब कि सोडामाइड डालते हो, साथ में आप यहाँ पे लिक्विड अमोनिया का प्रेजेंस रखते हो। ठीक है, और हल्का सा हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एनिलीन मिल जाएगा। ये रिएक्शन आपका वही बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, आपको पता है बेंजाइन मैकेनिज्म कैसे होता है, फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। याद है मैंने आपको दिखाया था, पता नहीं कौन से लेक्चर में दिखाया, लेकिन दिखाया था मैंने आपको कि बेंजाइन मैकेनिज्म में क्या होता है। देखो शायद मैंने आपको फिनॉल में ही दिखाया था, है ना। यहाँ पे क्या होता है, देखो जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन होता है, आपको पता है हैलोजन काम करता है गुड लिविंग ग्रुप का, जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, राइट। उसके बाजू वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन होता है। देखो आपको पता है आपका सोडामाइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ही पावरफुल बेस होता है। ये आपका टूट के आपको NH2 माइनस देगा। ये NH2 माइनस क्या करेगा, आके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ऐसा करने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, इस कार्बन का यहाँ पे 5 बॉन्ड बन रहा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं, तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके Cl- के फॉर्म में लीव कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है Cl- होता है गुड लीविंग ग्रुप। तो देखो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, इसका नाम होता है बेंजाइन। बड़ा ही खास होता है, आपको पता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास अमोनिया आएगा। ठीक है, अब देखो अमोनिया में आपके पास क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अमोनिया में ना आपके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये काम कर सकता है न्यूक्लियोफाइल का। ये क्या करता है ना, देखो ये जो आपका बॉन्ड होता है ना, ये आपका पाई लाइक बॉन्ड होता है, ये आपका एग्जैक्टली पाई बॉन्ड नहीं होता, और ये ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंड भी होता है, आप कह सकते हो एक तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा काम होगा, ये ना अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा। ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन पे शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि कार्बन तो आपको पता है 5 बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को दिया, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज।
आगे देखो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, तो देखो ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि आप देखोगे ये नाइट्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, हम बोलेंगे नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल है, तेजी से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। जब नाइट्रोजन तेजी से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो इस हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। समझ आ रहा है? तो ऐसे में ये आपका हाइड्रोजन काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, जो इस सीरीज को लेक्चर 1 से फॉलो करा वो समझ आ रहा होगा कि मैंने कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा कंटेंट बढ़ा दिया है ना। अब जो लोग होंगे भाई सिलेक्टिव टॉपिक करेंगे उनको दिक्कत आएगा भाई। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ पे देखो जैसे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये हमारा फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये नहीं कि नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रोफाइल का बिहेवियर शो करेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपने तरफ खींचेगा। तो जो हाइड्रोजन है ना, जो आपके नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। आपको अपना न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई हो गया, रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। देखो यहाँ पे क्या हुआ, आप ध्यान से समझने का कोशिश करो। यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा नाइट्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, जो स्पीशी आपके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाए, राइट। लेकिन देखो नाइट्रोजन जो है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल का बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे नाइट्रोजन के ऊपर जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है। और जब हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। वो क्या करता है, सराउंडिंग एटम से तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगता है, जिस वजह से क्या होता है, सराउंडिंग एटम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी आ जाता है। इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, वो आपका बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बिहेव करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। अब देखो पाई बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा। अब देखो कार्बन ने हाइड्रोजन को कैच किया तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम बॉन्ड लाइन डायग्राम में नहीं दिखाते। और यहाँ पे क्या होगा, देखो जब कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन को कैच करेगा ना, तो जो आपके पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास NH2 ग्रुप आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि होगा क्या, देखो आपके पास यहाँ पे अटैक का 2 पॉसिबिलिटी है। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल ना, यहाँ पे अगर मैं लेबलिंग का इस्तेमाल करूँ, मान लेते हैं जिस कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा है उसको मैं स्टार से लेबल करता हूँ, तो ये आपका स्टार वाला कार्बन है, राइट। अभी देखो हुआ क्या, यहाँ पे आपके अमोनिया ने अटैक किया उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर स्टार नहीं है, राइट। तो आपका NH2 ग्रुप आके लग गया स्टार वाले कार्बन के साइड में। लेकिन मानो यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकता था कि देखो ये हमारे पास बेंजाइन बना था, यहाँ पे हमारे पास अमोनिया था, राइट। तो ऐसा भी तो हो सकता था जिस कार्बन के ऊपर स्टार है उसी कार्बन के ऊपर क्या हो जाए, उसी कार्बन के ऊपर अटैक हो जाए, राइट। तो अगर इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर अटैक होता, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होते, तो ऐसा करने से आपके पास क्या बनता, देखो ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ गए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर अटैक किया, तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। नाइट्रोजन ने खुद का लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे में क्या होगा आपको बता चुका हूँ,
ये कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये आपके पास एनिलीन बन जाएगा। अब की बार क्या हुआ, अब की बार आपके पास स्टार वाले कार्बन के ऊपर NH2 ग्रुप आके लगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आपका दो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा है उसके ऊपर भी NH2 जुड़ सकता है, जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा है उसके साइड वाले कार्बन के ऊपर भी आपका NH2 ग्रुप जुड़ सकता है। ये आपको बेसिक लेवल पे आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। यहाँ पे हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ एल्लीन के बारे में। सबसे पहले हमने बात किया कि हम नाइट्रोबेंजीन से एल्लीन को कैसे बनाएंगे, उसके बाद हमने बात किया कि हम हैलोबेंजीन से एल्लीन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ना एक और तरीका भी होता है, सुनो। अगर आपके पास यहाँ पे अमाइड है, ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे अमाइड से बनाना है एल्लीन को, ये कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास इस्तेमाल करोगे किसका, यहाँ पे इस्तेमाल करोगे बेस का। फॉर एग्जांपल बेस की तरह इस्तेमाल कर लो KOH, और साथ में यहाँ पे हैलोजन का प्रेजेंस रखो। कॉमनली आपको यहाँ पे Br2 मिलता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सबस्ट्रेट के तौर पे इस्तेमाल करोगे अमाइड का, यहाँ पे आप बेस का प्रेजेंस रखोगे, साथ में आप हैलोजन का प्रेजेंस रखोगे। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एनिलीन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम होता है हॉफमान ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है हमारे पास, बोलो। हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो इस रिएक्शन का नाम होता है हॉफमान ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन। बहुत लोग ना इसी रिएक्शन को शॉर्टकट में कह देते हैं, क्या, इसी रिएक्शन को बहुत लोग कह देते हैं हॉफमान रीअरेंजमेंट, ठीक है। रिएक्शन एक ही है, नाम कई सारे हैं, आपको नाम से मतलब नहीं, आपको काम से मतलब है, राइट। अब देखो सबसे पहली बात ना, मैं ना आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूँ, सुनो। देखो शॉर्टकट क्या है, सुनो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखो, ये जो हमारा KOH है और हमारा Br2 है, ठीक है, ये अगर आपस में रिएक्ट करना चाहेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, KOBr बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, HBr बनेगा, राइट। आप ना इसको ऐसे याद कर सकते हो, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। आप इसको याद कैसे कर सकते हो, मैंने खुद ऐसे याद किया था, राइट। कि आप ना KOBr को मान लो, क्या, आप इसे मान लो कोबरा, ठीक है। और आप क्या कहो कि ये जो आपका है कोबरा, ये क्या करेगा, ये आपके C डबल बॉन्ड को खा जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट में ये बनेगा। ये याद करने में आसान पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन का आपसे मैकेनिज्म, देखो ऐसा नहीं बोलूँगा पूछता नहीं है, लेकिन पूछने का चांस बहुत 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 कम है। मतलब ऐसा है कि 3-4 साल 5 साल में कभी एक बार पूछ लिया, वैसा हाल है। तो इस रिएक्शन का आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछता, चाहे मेंस चाहे एडवांस में, मेनली आपसे ये रिएक्शन पूछता है, आपको रिएक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो मैकेनिज्म कवर करूंगा मैं, टेंशन मत लो, लेकिन मैं आपको याद करने का तरीका बताऊँ, इसको ऐसे याद कर लो, आसान पड़ेगा। मैकेनिज्म मैं बता दूंगा, फिर भी काफ़ी दिक्कत आ सकता है आपको, राइट। अब देखो इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, राइट। देखो मैं क्या करूंगा ना, मैकेनिज्म में ये जो हमारा पूरा ग्रुप है फिनाइल वाला, इसको ना मैं AR से दिखाऊंगा, राइट, ताकि दिखाने में आसान पड़े। तो यहाँ पे AR C डबल बॉन्डो NH2 आपके पास है। इसका रिएक्शन आप कराते हो किससे, KOH से। साथ में आप यहाँ पे Br2 का प्रेजेंस लोगे, तो आपके पास यहाँ पे AR NH2 बनेगा, ठीक है, ये आपके पास बनेगा। अब सवाल है कैसे होगा, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको एक बात पता है कि ये जो आपका अमाइड होता है नेचर में एसिडिक होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास अमाइड क्या होता है, नेचर में एसिडिक होता है, और आपके पास बेसिक मीडिया अवेलेबल है। क्या मुझे ये बात अलग से बताने की ज़रूरत है कि सबसे पहले यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा, आपका KOH यहाँ पे टूट के हम लोग को OH माइनस दे देगा। अब ये OH माइनस क्या करेगा, एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या आएगा, देखो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास हैलोजन का प्रेजेंस आएगा,
जैसे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, जो हैलोजन एटम इस नेगेटिव चार्ज के पास था उसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, और ताकि आपका ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहे इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। ऐसा होने से क्या होगा, आपको दिख रहा है नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बिहेव करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, और हैलोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा करने से आपका Br माइनस लीव कर जाएगा गुड लीविंग ग्रुप बन के। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ बनेगा Ar C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका N आएगा, यहाँ पे आपका Br आएगा, यहाँ पे आपका H आएगा, ठीक है। जैसे ही देखो यहाँ पे आपके पास हैलोजन एटम लग गया ना, तो इस वाले हाइड्रोजन की एसिडिटी, जो हाइड्रोजन आपका नाइट्रोजन से जुड़ा है उसका एसिडिटी और ज़्यादा इंक्रीज कर गया, क्योंकि अब की बार बनने वाला कंजुगेट बेस और ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो वापस देखो यहाँ पे बेसिक मीडिया का प्रेजेंस है, आपका दूसरा वाला एसिडिक हाइड्रोजन भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। अब आप बोलोगे दोनों यहाँ पे एक साथ क्यों नहीं हुए, देखो दोनों एक साथ नहीं हो सकते थे, क्योंकि जैसे आप एक बार एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लोगे ना, दूसरे हाइड्रोजन का एसिडिटी हल्का सा कम हो जाता है, लेकिन जैसे यहाँ पे आपका हैलोजन एटम लाके लगा, वैसे ही क्या हुआ, दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो गया, इतना कि उसको एब्स्ट्रैक्ट किया जा सके, राइट। तो ऐसा आपके पास कुछ होगा। अब देखो जब आपका OH माइनस यहाँ से एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ बनेगा आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक रीअरेंजमेंट का स्टेप होता है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब वो स्टेप क्या होता है रीअरेंजमेंट का, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये नाइट्रोजन अपना नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे देता है, ठीक है। नाइट्रोजन अपने नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे देता है। जैसे नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अंदर आता है, तो ये जो आपको कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन का 5 बॉन्ड बन रहा होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके ये इस नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करता है। अब जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, आपको पता है एक ग्रुप को बाहर निकलना पड़ेगा, तो मौका देखते ही Br बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके लीव कर जाएगा, क्योंकि आपका Br माइनस होता है गुड लीविंग ग्रुप। मुझे पता है आपको दिक्कत आई है स्टेप में, मैं आपको और समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ, देखो नाइट्रोजन ने अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अंदर दिया। अब देखो पहले आपके कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, जैसे ही नाइट्रोजन ने अपना नेगेटिव चार्ज अंदर दिया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, राइट। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पहले से ही डबल बॉन्ड था। अब देखो ये जो आपका Ar वाला पोर्शन था, ये आपका माइग्रेट कर गया Ar माइनस के फॉर्म में, राइट। और जैसे ही ये माइग्रेट किया, इसने नाइट्रोजन के ऊपर अटैक किया। जैसे ही इसने नाइट्रोजन के ऊपर अटैक किया, तो नाइट्रोजन और इसके बीच में बॉन्ड आ गया। लेकिन देखो नाइट्रोजन पहले से ही बॉन्ड बना रखा था हैलोजन के साथ, तो जैसे इसने अटैक किया ना, वैसे ही क्या होगा, मौका देख के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके हैलोजन लीव कर गया, तो यहाँ पे आपका Ar आके लग जाएगा, ठीक है। इसे आप बोलोगे अराइल आइसोसाइनेट। ये बात आपको समझ आई? तो ये आपके पास बना, ठीक है। अभी देखो आगे भी आपके पास होगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको आगे का बताऊं, मैं ना आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या लगता है, मुझे मालूम नहीं कि आपको ये स्टेप समझने में दिक्कत आया, मुझे मालूम है आपको ये स्टेप समझने में दिक्कत आया, लेकिन फिर भी आपको एक बात समझना पड़ेगा। ये ना बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। एक चीज़ समझो, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स होता है 12 महीने का, 14 महीने का, 2 साल का कोर्स होता है ना यार, उसको आप चाह रहे हो समझना 1 महीने के अंदर। तो आप अगर ऐसा सोचते हो कि आप इसको पढ़ोगे 1 महीने के अंदर, बिना स्पीड बढ़ाए पढ़ोगे, लिख लिख के पढ़ोगे, और आपको एक बार पढ़ने में 110% क्लैरिटी आ जाएगा, तो मुझे एक बात बताओ ना, जो इंसान 2 साल से पढ़ा है, क्या वो बेवकूफ़ है, या क्या उसके पास बहुत ज़्यादा वेला टाइम है? ऐसा नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही ना। मुझे ना यार ये देख के भी काफ़ी मेरा दिमाग ख़राब होता है, ठीक है। दिमाग खराब होने वाली बात भी है यार, खुद सोचो आप। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि ये समझ नहीं आया, ये डाउट है, वो डाउट है। भाई बेसिक बेसिक डाउट आएंगे, लेकिन वो जो आपको बेसिक बेसिक डाउट आ रहे, क्या वो एग्जाम में एज अ क्वेश्चन पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपको कोई चीज़ को कम टाइम में कवर करना है, तो आपको याद ज़्यादा करना पड़ेगा।
है कि नहीं? अगर मानो ये कोर्स नहीं होता तो आप क्या करते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कोई और ऑप्शन था? नहीं था ना। फिर तो आपको पूरा याद करना पड़ता, है कि नहीं? मैं तो आपको मैक्सिमम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना। तो चलिए पढ़ाई के ऊपर वापस आते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा अराइल आइसोसाइनेट। क्या आ जाएगा? अराइल आइसोसाइनेट। आगे देखो क्या होगा हमारे पास, आगे ना हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होगा। देखो हमारे पास बेसिक मीडिया अभी भी अवेलेबल है, राइट? हमारे पास बेसिक मीडिया अभी भी अवेलेबल है, राइट? अब देखो ऐसे में क्या होगा, आपको पता है ना, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूँ तो हमारा ऑक्सीजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन एटम। हमारा ऑक्सीजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन एटम। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि आपका ऑक्सीजन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन एटम। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन एटम के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन एटम के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब आपका कार्बन एटम बिहेव करेगा एज इसका मतलब आपका कार्बन एटम बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल एंड आपका OH माइनस बिहेव करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। और ये बात तो आपको पता है ना कि रिएक्शन में आपका एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे आपका एरो क्या चलेगा? न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। अब जैसे ही यहाँ पे OH माइनस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन का 5 बॉन्ड बन रहा होगा, जो कि पॉसिबल नहीं। तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। मैं आपको मोस्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी? तो ऐसा करने से आपके पास होगा, यहाँ पे देखो OH आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे AR। आगे जाके देखो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। देखो मीडिया में ना हमारे पास क्या कह सकते हैं आप, मीडिया में हमारे पास वाटर भी अवेलेबल होता है, राइट? अब देखो आगे जाके क्या होता है, ध्यान से देखना। ये नेगेटिव अंदर आता है, जैसे ही नेगेटिव अंदर आता है, जैसे ही नेगेटिव अंदर आता है क्या होता है, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के नाइट्रोजन के ऊपर आता है। क्या हुआ यहाँ पे, इसका नेगेटिव चार्ज अंदर आया और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के नाइट्रोजन के ऊपर आ गया। ऐसा करने से क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, राइट? और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे AR आएगा, ठीक है? आगे देखो मैं हल्का शॉर्टकट मार रहा हूँ, उतना लंबा नहीं दिखाऊंगा। देखो शॉर्टकट कैसे मार रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो आपको दिख रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है आपका, ये कुछ ना कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा रिसेंबल कर रहा है, राइट? तो ये जो आपका हाइड्रोजन है ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। तो मैं क्या कह रहा हूँ ना कि जो नाइट्रोजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज है वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को कैच कर लेगा। समझ आया? तो ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, राइट? आगे जाकर देखो क्या होगा, ये नेगेटिव अंदर आएगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, आपका CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। आप सोच रहे होंगे भाई साहब ये स्टेप क्यों हुआ? मैं बोलूँगा CO2 गैस बाहर निकला, सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज किया, प्रोसेस का फिजिबिलिटी इंक्रीज किया, राइट? आगे जाके देखो मीडिया से आपका, मीडिया में वाटर है ना, वहाँ से प्रोटिक वर्कअप हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे ArNH2 बन जाएगा, राइट? अब देखो मुझे एक चीज़ पता है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मुझे पता है आपको इस मैकेनिज्म में बहुत सारे डाउट होंगे और कुछ समझ नहीं आया होगा, है ना? हो सकता है कि मेजॉरिटी बच्चों को कुछ समझ नहीं आया हो सकता है कि जो कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो करो थोड़ा बहुत समझ आ गया हो। आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, आप सोच रहे होंगे भाई साहब अब तक जो आप लेक्चर्स में कर रहे थे, है ना, आप क्या बोलते थे? आप बोलते थे आसान सा काम है कि न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करो, इलेक्ट्रोफाइल को आइडेंटिफाई करो, रिएक्शन में एरो चलाओ, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे आपने क्या क्या कर दिया, और आपके मन में सवाल होगा मुझे कैसे पता चलेगा कि ऐसा कुछ होना है? तो इसका जवाब पता है क्या? इसका जवाब है ना, आपको पता नहीं चलेगा यार, है ना? मतलब आप एक चीज़ सोचो, अगर इतना सिंपल होता, अगर इतना सिंपल होता कि खाली आपको हर केस में न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल में एरो चलाना है, तो आपके पास चैप्टर क्यों होता है रिएक्शन मैकेनिज्म करके, ठीक है? और देखो एक चीज़ मैं आपको बहुत ही गारंटी से बता सकता हूं कि जो इंसान हमारे पास 400 घंटे का कोर्स पढ़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं कि उनको ये चीज़ें समझ आ जाती है, उनको भी इन चीज़ों में दिक्कत होता है, ठीक है? क्योंकि देखो ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे जो हमारे पास रीअरेंजमेंट हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, या फिर जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है, इनके पीछे बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, राइट?
ये आपका केस डिपेंडेंट है। तो इसको सीखने का तरीका क्या होता है ना, जब आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हो, जब आप ऐसे बहुत सारे केस देखते हो, तब जाके आपको धीमे धीमे समझ आता है, और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ऐसे में पता है क्या है, ऐसे में क्या है ना, ऐसे में बच्चे परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं ओह भाई साहब, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 30 लेक्चर देख लिए, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। देखो ये ना, पता है दिक्कत होता है इंसान का नेचर ही ऐसा है। एक इंसान है जिसके पास मानो एक इंसान बहुत अमीर है, ठीक है, उसके पास बहुत सारा गाड़ी है, लेकिन उसके पास एक पर्टिकुलर गाड़ी का मॉडल नहीं है। तो वो ना ये नहीं ध्यान रखेगा कि मेरे पास इतना सारा मॉडल अवेलेबल है, उसको देख के खुश नहीं होगा, वो इस बात से उदास होगा कि भाई साहब मेरे पास वो वाले पर्टिकुलर गाड़ी का मॉडल नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सीरीज को छोड़ देंगे, बहुत सारे बच्चे मुझे क्या करेंगे, बुरा भला कहेंगे कि आपने सिखाया नहीं। वो ये नहीं दिखेंगे कि भाई 95% कंटेंट तो मुझे आता है, 95% कंटेंट मैंने सीख लिया जुगाड़ से, 95% कंटेंट तो मेरे हाथ में है। वो उस पर फोकस नहीं करेंगे, वो फोकस किस पे करेंगे, वो फोकस करेंगे रिमेनिंग 5% पे, जिसको मैंने कह दिया है कि पूछने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो आपको एक चीज सोचना पड़ेगा लॉजिकली। मैं आपको बहुत ओपनली बता रहा हूं, मैं ना ज्यादा क्लिकबेट वगैरह नहीं करता हूं, ज्यादा झूठ नहीं बोलता हूं, जो बात सच सच बोल देता हूं, ठीक है। मैं आपको बताऊं, इस ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में आपको जो भी इंसान 2-3 महीने में पढ़ा रहा है कोई भी चीज, चाहे वो कितना भी अच्छा टीचर हो, चाहे वो इस इंडिया का, इस वर्ल्ड का बेस्ट टीचर हो, तो वो जो आपको अगर कम टाइम में पढ़ा रहा है ना, तो वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहा है। और अगर वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहा है, तो वो एक पॉसिबिलिटी पे चल रहा है कि आपसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछा जाएगा। लेकिन अगेन वही कहानी है, हम सब यहाँ पे चल रहे हैं पॉसिबिलिटी के ऊपर कि ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं होता कि वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फर्क क्या है ना, फर्क मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है, और बाकी लोग बताते नहीं है। बाकी लोग क्या करते हैं, पढ़ा के छोड़ देते हैं बस। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखो इसके अलावा ये भी पूछ सकता है। अब एक चीज सोचो, अगर मैं आपको मैकेनिज्म नहीं दिखाता, खाली बोल देता कि नहीं भाई आप ये ऐसे शॉर्टकट याद कर लो, काम खत्म हो जाएगा, तो आप खुश रहते। और एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ मैकेनिज्म काम नहीं आएगा, एडवांस में भी काम नहीं आएगा, मेंस में भी काम नहीं आएगा, मुझे पता है नहीं काम आएगा, लेकिन 5% कहीं ना कहीं चांस है ना यार कि पूछ ले, तो मैं उसको भी कवर कर दे रहा हूँ। लेकिन होता क्या है ना, बच्चों को बहुत बार बहुत ज्यादा सच बोलने वाले लोग पसंद नहीं आते हैं, उन्हें चाहिए क्लिक बेट, है ना। मैं सोचता हूँ बहुत बार कि यार ये टीचर्स ऐसे क्लिक बेट क्यों करते हैं। मैं समझ गया लॉजिक यार, क्योंकि अगर क्लिक बेट नहीं करेंगे ना, बच्चे सुनेंगे ही नहीं। अगर नहीं लिखेंगे वीडियो के ऊपर, गारंटीड 180 मार्क्स बच्चे देखेंगे ही नहीं। उनकी भी गलती नहीं है यार, बच्चे ही ऐसे, अब क्या कर सकते हैं, नहीं देखेंगे इस तरह से ना। जो भी हो, मैंने आपको बोल दिया कि देखो मैकेनिज्म मैंने दिखा दिया आपको, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ आपको एक बार में ये समझ नहीं आएगा, इसको लेके परेशान नहीं होना है। ये आपको नहीं ध्यान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैंने खुद जे दिया था तब मुझे खुद को इतना नहीं आता था मैकेनिज्म, राइट। वो तो अब मैं पढ़ाते पढ़ाते सीख गया हूँ, लेकिन तब मुझे उतना खुद नहीं आता था, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। खाली आपको देखो एक ही चीज़ ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्या, देखो आपको ना 2 चीज़ समझनी है। सबसे पहले आपको समझना है कि मुझे कैसे पता चलेगा, मुझसे हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पूछा गया है। और दूसरा बात, एक बार मैंने पहचान लिया कि मुझसे हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पूछा गया है, उसके बाद भाई साहब, उसके बाद मैं उसका प्रोडक्ट कैसे बनाऊंगा। तो आपके पास ना ऑर्गेनिक में जो भी रिएक्शन होता है, आपको मेजॉरिटी रिएक्शन में 2-3 चीजें ही जाननी है। सबसे पहली बात, आपको पहचानना सीखना चाहिए, राइट। आपको रिएक्शन को पहचानना आना चाहिए। मेजॉरिटी बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो एग्जाम में रिएक्शन देख के पहचान ही नहीं पाते कि पूछा गया है। सबसे पहला आपको पहचान समझना है ना, कि अगर आपसे हॉफमान हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन पूछा गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपसे हॉफमान हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन पूछा गया है। तरीका क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। थीम क्या होता है, थीम को पकड़ो। थीम में आपके पास सबस्ट्रेट में अमाइड होता है, यहाँ पे बेस होता है, और यहाँ पे हैलोजन होता है। क्या होता है, वापस बोलो। आपके पास सबस्ट्रेट में अमाइड होता है, यहाँ पे बेस होता है, यहाँ पे हैलोजन होता है। अब देखो हैलोजन आपको जनरली यहाँ पे ब्रोमीन दिखेगा, लेकिन बेस में कभी कभार आपको KOH दिख सकता है, कभी कभार आपको NaOH दिख सकता है, दोनों में एक ही केस होगा। तो आपको देखना क्या, यहाँ पे आपके पास बेस होगा, यहाँ पे हैलोजन होगा, यहाँ पे आपके पास अमाइड होगा। अब आपको इसको याद कैसे करना है, शॉर्टकट क्या है, देखो आपको ऐसा बोलना है कि ये जो आपका थीम है, ये थीम आपका बनाएगा KOBr। KOBr का मतलब हो गया कोबरा। कोबरा क्या करेगा, C डबल बॉन्ड को खा जाएगा। तो ऐसा करने से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे एनालीन बन जाएगा, ठीक है। आपको खाली इतना सा ही दिमाग में रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ सिलेबस इतना ज़्यादा है ना, रिएक्शन इतने ज़्यादा है कि अगर आपको इतना भी याद है काम हो जाएगा। बच्चों को इतना भी याद नहीं रहता है, ठीक है। मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया इसके ऊपर, आगे बढ़ते हैं।
तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एनलीन के ऊपर। सबसे पहले हमने बात किया कि हम एनलीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं नाइट्रोबेंजीन से यूजिंग रिडक्शन। उसके बाद हमने बात किया हम एनलीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं हैलोबेंजीन से यूजिंग बेंजाइन मैकेनिज्म। उसके बाद हमने बात किया हम एनलीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं अमाइड से यूजिंग हॉफमान हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन। अब देखो अगला हमारे पास प्रिपरेशन मेथड क्या हो सकता है एनिलीन को बनाने का, राइट। चलो एक और प्रिपरेशन मेथड पे बात कर लेते हैं वैसे तो, ठीक है। तो नंबर 4 पे बात करेंगे, राइट। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल क्या बताने वाला था मैं आपको, रुको भूल गया क्या बताने वाला था। हाँ देखो मानो आपके पास यहाँ पे आइसोसाइनाइड है, राइट। आपको पता है ना साइनाइड क्या होता है CN, आइसोसाइनाइड क्या होता है NC। अगर आपके पास यहाँ पे आइसोसाइनाइड है, अगर आप करोगे इसका हाइड्रोलिसिस, राइट, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ऐसा करने से भी आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे आपके पास एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। ऐसा करने से भी यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है, मैं आपको शॉर्टकट दिखा दे रहा हूँ, राइट। देखो मैंने आपको पहले भी बहुत बार शॉर्टकट बता रखा है हाइड्रोलिसिस का, कुछ नहीं करना होता आपको। देखो मैं दिखा रहा हूँ, आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। अब देखो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट किया यूजिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। आपको पता नहीं ये वाला बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने का दो तरीका होता है, क्या कि देखो फॉर एग्जांपल मानो हमारे पास एक एटम A है, एक एटम B है, और हमारे पास एटम A और B के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि मानो अगर अपना A दोनों इलेक्ट्रॉन अपना B के साथ शेयर करे। अब देखो इक्वल शेयरिंग क्या होता है, इक्वल शेयरिंग का मतलब होता है अगर ए भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे और बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, उसे बोलते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हमारा ए अपना 2 इलेक्ट्रॉन बी के साथ शेयर करे और बी अपना एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर ना करे, तो उसे कहते हैं अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किया बी के साथ, तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, हमारे पास ए और बी के बीच में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। हमारे पास ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है उसे हम डोनर कह देंगे, जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है लेकिन खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं यूज करता है उसको एक्सेप्टर कह देंगे। जैसे यहाँ पे ए काम करेगा डोनर का, बी काम करेगा एक्सेप्टर का। तो एक तरीका क्या है, अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाना है आप क्या करो, आप डोनर से एक्सेप्टर एरो दिखा दो। या इसी को दिखाने का दूसरा तरीका क्या है कि आप ए और बी के बीच में नॉर्मल सा कोवलेंट बॉन्ड दिखा दो और डोनर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा दो, एक्सेप्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखा दो। समझ आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर हमारा नाइट्रोजन है, इसके ऊपर दिखाएंगे पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेप्टर हमारा कार्बन है, इसके ऊपर दिखाएंगे नेगेटिव चार्ज। ये आपको समझ आ गया। अब देखो आपको पता है जब हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हम कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो अगर हम यहाँ पे 3 बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे 3 मोल पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट क्या होता है, हम यहाँ पे पानी को लिखते हैं H+ और OH- आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे क्या करेंगे ना, सुनो कंफ्यूज मत होना, आप ना इन चार्जेस को मत देखना, इन चार्जेस को मत देखना। मैंने आपको बोला था जब भी आप यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ के पानी जोड़ते हो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखना होता है एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो आपका नाइट्रोजन होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, तो नाइट्रोजन के ऊपर डेल नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव है। क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर डेल नेगेटिव है इसको मिलेगा H पॉजिटिव, और क्योंकि कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव इसको मिलेगा OH नेगेटिव, राइट। तो आप यहाँ पे लोगे 3 मोल पानी तो आपको मिलेगा 3 मोल H+ और 3 मोल OH-। तो यहाँ से क्या होगा, देखो इसको मिल जाएगा 3 H+ और इसको मिल जाएगा 3 OH-, राइट। तो देखो ऐसा करने से आपके पास क्या होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो ये नाइट्रोजन इसको मिल गया 3 H+, राइट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रह जाएगा। ये कार्बन इसको मिल जाएगा 3 OH-, राइट। ऐसा कुछ हमारे पास हो जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एज इट इज रह जाएगा।
अब देखो शॉर्टकट मोड में क्या होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, आपको पता है क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा एनिलीन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन को कैच करेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और देखो साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है एक कार्बन के ऊपर 2H अनस्टेबल होता है, पानी बाहर निकलेगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा, देखो एक कार्बन के ऊपर 2OH अनस्टेबल, पानी बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ये तो आपके पास OH है ही, और कार्बन ने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड आ जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, आपके पास एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एनिलीन के कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसका आपको ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन के बारे में। हेडिंग डालो, यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन। एक तो देखो आपको पता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कौन सा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो अगर आपके पास यहाँ पे एनिलीन होता है और इसका रिएक्शन आप करवाते हो ब्रोमीन वाटर से, ये मैंने आपको एरोमेटिक पार्ट 3 में भी बताया था कि होता क्या है। देखो आपको पता है एनिलीन में जो आपका NH2 ग्रुप होता है वो आपका प्लस M इफेक्ट दिखाता है। ये जो आपका प्लस M इफेक्ट होता है क्या करता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। इस वजह से क्या होता है, ये जो आपका प्लस M इफेक्ट है ये आपके बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये आपके बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देता है। तो ये आपके पास हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग होता है। और ये जो आपका ब्रोमीन वाटर है ये भी आपका काम करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का। तो जब आपके पास बेंजीन रिंग भी हाईली एक्टिवेटेड होता है, साथ में आपके पास इलेक्ट्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इन जनरल क्या होता, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल केस होता, तो क्या होता, तब हम बोलते कि भाई साहब हमारा NH2 ग्रुप यहाँ पे प्लस M इफेक्ट दिखाएगा, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा, तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पे लगेगा। एक केस में लगेगा ऑर्थो पोजिशन पे, एक केस में लगेगा पैरा पोजिशन पे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग होता है, हमारे पास जितना भी ऑर्थो पैरा पोजिशन है सब पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाता है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जितना भी ऑर्थो पैरा पोजिशन सब पे हमारा Br पॉजिटिव आके लग जाता है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको बहुत फ्रीक्वेंटली जेई मेंस वगैरह में देखने को मिलता है, बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन जेई मेंस के लिए। इसके अलावा देखो अगर मैं यहाँ पे एनिलीन के बाकी रिएक्शन की बात करूँ, ठीक है, तो कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एनिलीन का रिएक्शन कराऊंगा असाइल हैलाइड से। ठीक है, मैं यहाँ पे एनिलीन का रिएक्शन करवाऊंगा असाइल हैलाइड से, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको पता है ना कि जो हमारा ऑक्सीजन एटम होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन एटम, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन में आपका एरो चलता है, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। अब देखो ये नाइट्रोजन, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास NH2 है, इसको मैं लिखता हूँ NH, और एक हाइड्रोजन को अलग से दिखा देता हूँ, राइट। अब देखो नाइट्रोजन ने अपना लोन पे डोनेट किया कार्बन को, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे Cl है। जब भी आपके पास ऐसा कोई स्पीशी बनता है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा काम होता है भाई, अगर यहाँ पे हमारे पास कार्बन के ऊपर लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ऐसे में क्या होता है, मैंने आपको बोला था ये नेगेटिव अंदर आता है और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके लीव कर जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो आपका Cl माइनस लीव करेगा। लेकिन देखो सुनो, क्योंकि आपके नाइट्रोजन ने अपना लोन पर कार्बन को डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जब ये Cl माइनस लीव कर रहा होगा ना, तो ये जाते जाते यहाँ से हाइड्रोजन को भी ले जाएगा, ताकि नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म ही हो जाए पूरी तरह से।
तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे NH आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास C डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अंदर आ गया तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, साथ में मिथाइल एज इट इज, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये थीम को पहचानना है। ठीक है, अब इस थीम पे आपसे जितने मन चाहे रिएक्शन पूछ सकता है, कहानी सेम रहेगी। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? इस थीम पे आपसे जितने मन चाहे रिएक्शन पूछ सकता है, कहानी सेम रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे इसी थीम में एक और रिएक्शन पूछ ले, ये आपके पास एनलीन है, मानो इसका रिएक्शन करवाना है एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो आपको ना पिछले वाले केस और इस वाले केस में कोई भी फर्क नहीं दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो पिछले वाले केस में हमारा ये काम कर रहा था लीविंग ग्रुप का, अब वाले केस में क्या होगा, ये पूरा काम करेगा हमारा लीविंग ग्रुप का। वापस वही कहानी, हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा। जैसे ही कार्बोनिल कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा करने से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ध्यान से देखना, देखो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया कार्बन को, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। अगेन मैं क्या करूँगा, NH2 को दिखाऊंगा ऐसे कि यहाँ पे NH लिखूंगा, दूसरे हाइड्रोजन को बाहर करके दिखाऊंगा और यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड आ जाएगा। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आए, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा और यहाँ पे ये बड़ा सा ग्रुप आ जाएगा। आगे तो आपको पता ही है, मैं आपको बता चुका हूँ, जब आपके पास ऐसा कुछ केस होता है आपको देखना होता है कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है कि नहीं। जैसे यहाँ पे ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा काम होगा, क्या होगा कि आपका नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके लीव कर जाएगा। अब देखो जब ये वापस लीव कर रहा होगा, है ना, जब ये लीव कर रहा होगा तो ये जाते जाते तो क्या करेगा, सुनो, जब हमारे नाइट्रोजन ने खुद का लोन पेयर को डोनेट किया था तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, तो जब ये लीव करेगा ना तो ये जाते जाते हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ताकि नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। मुझे राइटिंग के लिए माफ कर देना। तो वापस आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट, ये समझ आ गया आपको। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग थीम क्या है, सुनो, ये ना मैं आपको एक ही पेज में दिखाना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो। देखो थीम बहुत इंटरेस्टिंग क्या है ना, कि अगर आपके पास यहाँ पे एनलीन हो, अगर आप यहाँ पे डाल दो ब्रोमीन वाटर, मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, यहाँ पे ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा NH2 ग्रुप क्या करता है, बेंजीन रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देता है। लेकिन अगर मानो हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव ना बने, अगर हम चाहते हैं मानो हमारे पास यहाँ पे केवल पैरा ब्रोमो डेरिवेटिव बने, तो वो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा वो, उसका भी आसान तरीका है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे। देखो आप यहाँ पे क्या करो ना, और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आपके पास एनलीन है, सबसे पहले आप इसका करा दो असाइलेशन। कैसे, देखो मैंने आपको शॉर्टकट दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पीछे लंबा रास्ता दिखा चुका हूँ। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजन इसको लोन पेयर डोनेट करेगा तो लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। हालांकि आपको पता है मैंने यहाँ पे आपको 2 स्टेप एक साथ दिखा दिए, ये 2 स्टेप एक साथ नहीं होता है, लेकिन अभी के लिए मान लो मैंने दिखा दिया। तो आपको पता है फाइनली क्या होगा, ये जो आपका ग्रुप है यहाँ पे आके लग जाएगा। अब देखो हुआ क्या, देखो पहले आपका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था ना, वो आपका केवल रिंग में डीलोकलाइज था। पहले जो आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर था वो आपका केवल बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज था। अब की बार क्या हुआ, अब की बार देखो यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो आपका बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज है, साथ ही साथ वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में भी डीलोकलाइज हो गया। तो जितना ज़्यादा ये पहले बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर पा रहा था अब उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो अब ये एक्टिवेटिंग तो है लेकिन ये नॉर्मल हो गया, ये हाईली नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं, एक्टिवेटिंग तो ये अभी भी है लेकिन अब ये नॉर्मली एक्टिवेटिंग है, हाईली एक्टिवेटिंग नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा,
अब की बार अगर आप इसके ऊपर डालोगे ब्रोमीन वाटर तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका नॉर्मल केस होगा कि आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे आके लगेगा या फिर पैरा पोजीशन पे आके लगेगा। ये आपके पास बल्कि ग्रुप है, तो ऑर्थो पोजीशन पर अगर आके लग गया इलेक्ट्रोफाइल तो आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस काम करेगा, जिस वजह से आपका प्रोडक्ट अनस्टेबल बन जाएगा ऑर्थो वाला। तो यहाँ पे मेजर कौन सा बनेगा, पैरा वाला। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट स्टेप में आप यहाँ पे क्या करो, हाइड्रोलिसिस कर दो। मैं आपको बहुत बार अब तक बता चुका हूँ, जब भी आप हाइड्रोलिसिस करते हो सबसे आसानी से आपका कार्बन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। आपको पता है नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर डेल नेगेटिव है। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव है। आपको पानी को लिखना है H+ और OH-। आपको अपोजिट चार्ज को जोड़ देना है, तो नाइट्रोजन को मिलेगा H+, मतलब बन जाएगा क्या, पैरा ब्रोमो एनिलीन। और साथ में आपका बाय प्रोडक्ट आ जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका कहानी है, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो अगले रिएक्शन की बात करते जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास, इसका नाम होता है डाईअज़ोटाइजेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। अब देखो ये डाईअज़ोटाइजेशन में क्या होता है, मैं आपको पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ वैसे तो, कि देखो यहाँ पे कहानी बहुत सिंपल है। आपके पास यहाँ पे क्या होता है, देखो एनलीन होता है, आप इसके ऊपर डालते हो NaNO2HCl और यहाँ पे टेम्परेचर रेंज रखते हो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि आपका NaNO2HCl जब ये आपस में रिएक्ट करता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तब ये आपस में रिएक्शन में यहाँ पे नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करता है, साथ में NaCl का फॉर्मेशन करता है। कभी भी आपको NH2 ग्रुप और नाइट्रस एसिड एक साथ दिख जाए, आपको समझ आना चाहिए रिएक्शन का नाम है डाईअज़ोटाइजेशन, और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा डाईअज़ोनियम सॉल्ट। इसका मतलब कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे NH2 ग्रुप को रिप्लेस कर देना है N2 पॉजिटिव से। आपको NH2 ग्रुप को रिप्लेस कर देना है N2 पॉजिटिव से, और जो भी आपका काउंटर आयन है यहाँ पे आके लग जाएगा, जैसे कि Cl- है, इसे हमने कहा था एनिलीन, इसे हम कहेंगे BDC, मतलब कि बेंजीन डाईअज़ोनियम क्लोराइड। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, और मैंने आपको बताया ये जो आपका बेंजीन डाईअज़ोनियम क्लोराइड होता है, इसके रिएक्शन का थीम होता है N2 गैस का निकलना। जब भी रिएक्शन करता है मेजॉरिटी केस में आपका N2 गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। अब देखो यहाँ पे आपके पास इंटरेस्टिंग बात क्या है, थोड़ा सा ना हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के ऊपर बातचीत करना चाहेंगे। अगर देखो हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के ऊपर बातचीत करें, एक बात तो आपको समझ आ जाना चाहिए अब तक कि कभी भी आपका NaNO2HCl रिएक्ट करता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो यहाँ पे नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है, साथ में आपके पास NaCl होता है। अब आप सोचते होंगे कि भाई साहब अगर हम लोग को नाइट्रस एसिड चाहिए तो यहाँ पे एरो के ऊपर हम डायरेक्टली नाइट्रस एसिड क्यों नहीं लिख देते, हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं NaNO2HCl और यहाँ पे टेम्परेचर रेंज रखते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इस रिएक्शन के लिए जो हमें नाइट्रस एसिड चाहिए होता है वो हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाहिए होता है। तो ये जो हम इस तरह से लिखते हैं ना, ये इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पे हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आपके पास नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है HON और डबल बॉन्ड O होता है। अब देखो यहाँ पे आपके पास अभी भी रिएक्शन में एसिडिक मीडिया अवेलेबल है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है ना, एसिडिक मीडिया से देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, H+ काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का, रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से अपने ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करके पानी बन के बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास NO पॉजिटिव आ जाएगा। राइट, यहाँ पे आपके पास NO पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो सारा कहानी चालू होता है NO पॉजिटिव से, सारा कहानी चालू होता है NO पॉजिटिव से। कैसे, देखो ये आपके पास एनलीन है, यहाँ पे NO पॉजिटिव है। राइट, अब देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, काम करेगा किसका, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का।
रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे NH2, फिर सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन ने खुद का लोन पेयर दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही ध्यान से देखना। देखो मैं क्या करूँगा ना, NH2 को कैसे दिखाऊंगा, ये जो हमारे पास NH2 है इसको मैं दिखाऊंगा NH और H। आपको पता है ना क्यों, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो जो भी आपने एसिड लिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एसिड के तौर पे लेते हो HCl, तो आप जब यहाँ पे एसिड के तौर पे HCl लेते हो जो कि आपके एसिडिक मीडिया का काम करता है, राइट। तो जब आपने यहाँ पे एसिड में से H+ का इस्तेमाल किया, जो भी आपका काउंटर आयन होता है जैसे कि Cl-, वो आपका बचा रह जाता है, राइट। तो अब देखो ऐसे में क्या होगा, जो भी आपका काउंटर आयन होगा ना एसिड का, वो क्या करेगा, वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा ताकि नाइट्रोजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा, NH आएगा, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। आगे देखो क्या होगा, वापस हम यहाँ पे एसिडिक मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, तो एसिडिक मीडिया से हमारे पास H+ आएगा। हम क्या बोलेंगे, देखो कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, तो रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि रिएक्शन में एरो चलेगा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, तो इस वजह से क्या होगा, आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो आप क्या करोगे, इस हाइड्रोजन को ऐसे करके दिखा दोगे, अगेन आपके पास काउंटर आयन आएगा किसका, एसिड का, जो कि आपका Cl- से आके क्या करेगा, H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके खुद के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो यहाँ पे N, डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH आ जाएगा। आगे देखो फिर से वही सेम कहानी, क्या ये एक बार आपके पास बन गया ना, वापस आप यहाँ पे एसिडिक मीडिया से H+ लोगे, वापस सेम कहानी, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से H+ को कैच करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH2 पॉजिटिव। अब की बार क्या होगा, देखो अब की बार इंटरेस्टिंग कहानी होगी, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, ये अपने लोन पेयर यहाँ पे अंदर डोनेट करेगा, तो ऐसा उनसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। आपको दिख रहा है ये वाला जो हमने H+ लिया, इसका काउंटर आयन इस्तेमाल नहीं हुआ, तो जो इसका काउंटर आयन है यहाँ पे आके लग जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, ये आके यहाँ पे लग जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपका बन गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म काम का नहीं है, मेंस में एडवांस में कहीं नहीं पूछता, फिर भी क्यों दिखा दिया ऐसे, इसको इंटरेस्ट हो उसके लिए, लेकिन इसका मैकेनिज्म काम का नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जिन रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है, जो आपसे पूछा जाता है, देखो सच बताओ ना, सबसे पहली बात, आपसे ना कभी भी मैकेनिज्म ऐसे कोई रिएक्शन का नहीं पूछ सकता है, क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन होता क्या है ना, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि कुछ रिएक्शन में क्या होता है, अलग कंडीशन में मैकेनिज्म के थ्रू अलग अलग प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो वैसे रिएक्शंस का आपसे मैकेनिज्म पूछा जाता है या पूछने का पॉसिबिलिटी होता है। ये सारे जो रिएक्शन है उससे आपका मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जनरल जो आपका मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, जहाँ पे भी आपके पास कार्बोकटायन बनता है वहीं पे आता है, क्योंकि कार्बोकटायन के पास खास प्रॉपर्टी होता है रीअरेंजमेंट का। तो जहाँ पे भी आपके पास कार्बोकटायन बनेगा उन रिएक्शन के मैकेनिज्म आपके पास जेईई मेंस में आ जाते हैं, बाकी ऐसे नहीं आता है मैकेनिज्म, राइट। तो आपको ना इतना कुछ नहीं करना है, आपको शॉर्टकट क्या ध्यान रखना यही कि देखो कभी भी आपको नाइट्रस एसिड दिखे और साथ में NH2 ग्रुप दिखे, कंसेप्ट का नाम है डायअज़ोटाइजेशन, और शॉर्टकट क्या है, NH2 को रिप्लेस करना है N2 पॉजिटिव से, और ऐसा करने से जो आपके पास बनेगा उसे बोलेंगे BDC, मतलब कि बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। इतना बात आपको समझ आ गया। देखो हम यहाँ पे बात कर रहे थे रिएक्शन ऑफ एनलीन के बारे में, राइट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनलीन के बारे में। देखो यहाँ पे ना हमारे पास एक और रिएक्शन है जो मैं बताना भूल गया था, एरोमेटिक पार्ट 3 में, यहाँ कवर कर देते, कोई बात नहीं।
देखो अगर आप यहाँ पे एनलीन लोगे, ठीक है, और आप सोचोगे ना कि आप ना एनलीन के ऊपर फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन परफॉर्म करो, उसका थीम क्या होता है, आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होगा और साथ में आपके पास यहाँ पे लुइस एसिड होगा। आपके पास यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे कौन होगा, लुइस एसिड, वो भी कौन होता है, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये थीम आपका किसका है, फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन का। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप सोचते हो कि ये जो आपका थीम है, ये थीम आपका मिथाइल कार्बोकटाइन का जनरेशन करेगा, राइट। और क्योंकि आपका यहाँ पे NH2 ग्रुप है जो कि आपका दिखाता है प्लस M इफेक्ट, क्या करेगा, बेंजीन रिंग में ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है या तो आपका ऑर्थो पोजिशन पे आके जुड़ेगा या फिर आपका पैरा पोजिशन पे आके जुड़ेगा, जिसमें आपका पैरा मेजर होगा। ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सवाल ऐसा क्यों नहीं होता है, देखो आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास सबसे ज़्यादा तेज़ रिएक्शन होता है हमेशा एसिड बेस्ड रिएक्शन, ठीक है। देखो आपको पता है एनलीन में आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये काम कर सकता है लुइस बेस का, ये काम कर सकता है लुइस बेस का, मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके अपना बेसिक नेचर दिखा सकता है। आपको पता है कि आपका जो AlCl3 होता है उसमें आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, इसका मतलब काम कर सकता है लुइस एसिड का। तो यहाँ पे ना बहुत ही तेज़ हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन। मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा आपके पास, जिस वजह से आपको यहाँ पे फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन का प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत बार पूछ लेता है। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। AlCl3 पहले न्यूट्रल था, बाहर से इलेक्ट्रॉन मिले, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब देखो हमें ना यहाँ पे बात करना है डाईअज़ोनियम सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो एक तो आपको समझ आ गया कि भाई साहब हम डाईअज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आपको समझ आ गया कि हमारे पास यहाँ पे एनिलीन होगा, इसका रिएक्शन आप कराओगे NaNO2HCl से, और टेम्परेचर रेंज होगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आपका थीम है, ये आपका यहाँ पे नाइट्रस एसिड का जनरेशन करेगा। और कभी भी आपको नाइट्रस एसिड और NH2 ग्रुप एक साथ दिख जाए, थीम का नाम हो जाएगा डायसोटाइजेशन। शॉर्टकट क्या होगा, NH2 को रिप्लेस कर दो N2 पॉजिटिव से, साथ में जो आपका काउंटर आयन है Cl- आके लग जाएगा, इसका नाम आपके पास एनिलीन होता है, इसका नाम आपके पास हो जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। रिएक्शन का नाम आपके पास क्या हो जाएगा, डायअज़ोटाइजेशन। अब देखो हम ना यहाँ पे बात करना चाहते हैं अबाउट रिएक्शंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। अब देखो वैसे हमारे पास ना डायज़ोनियम सॉल्ट के बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, और वो सभी रिएक्शन हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस, ठीक है। अगर मैं आपको सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म वगैरह बताने लग गया तो आप परेशान हो जाए, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो देखो उन सभी रिएक्शंस को समझने का एक शॉर्टकट बनाते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ देखो, मैं आपको तब से बता रहा हूँ कि ये जो हमारा डायअज़ोनियम सॉल्ट होता है, ठीक है, इसके रिएक्शन का थीम ही होता है N2 गैस का बाहर निकलना, क्योंकि आपका N2 पॉजिटिव क्या होता है, हाइपर लीविंग ग्रुप। तो कभी भी आपके पास यहाँ पे डायअज़ोनियम सॉल्ट का कोई भी टाइप का रिएक्शन होगा ना, कभी भी आपके पास डायअज़ोनियम सॉल्ट का कोई भी टाइप का रिएक्शन होगा, वहाँ पे जनरली क्या होगा, जनरली आपका यहाँ पे N2 गैस बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ पे जनरली आपका N2 गैस बाहर निकल जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, कोई भी ग्रुप अगर लीव करता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके लीव करता है, तो जब यहाँ पे आपका N2 गैस बाहर निकल जाएगा तब यहाँ पे आपके पास अराइल कटायन बनेगा। इसे आप बहुत ही लेम भाषा में कह सकते हो ArSN1, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके पास होगा। तो उसके बाद क्या होगा, जो भी आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वाला पोर्शन होगा ना, जो भी आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वाला पोर्शन होगा, वो इस पे आके अटैक करेगा और इसके ऊपर आके जुड़ जाएगा। यही आपके पास इसके रिएक्शन को परफॉर्म कराने का शॉर्टकट है। देखो ये मैंने आपको बहुत ही एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं बताया, आपसे पूछेगा भी नहीं ना, आपको सब्जेक्टिव पेपर देना है, आपको देना ऑब्जेक्टिव पेपर। तो ये शॉर्टकट अगर आप समझ गए ना तो आपका काफ़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा शॉर्टकट को नहीं पकड़ के मैकेनिज्म के चक्कर में पहले फंस जाओगे, ठीक है।
मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिएक्शंस आपसे एग्जाम में पूछेगा तो एज इट इज पूछता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मेजॉरिटी रिएक्शन जो आपके पास होगा डायजोनियम सॉल्ट का, डायजोनियम सॉल्ट के मेजॉरिटी रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन का थीम होगा इनटू गैस का बाहर निकलना। जैसे ही आपका इनटू गैस बाहर निकलेगा तो आपके पास अराइल कटायन बनेगा। इसका मतलब जो भी आपका नेगेटिवली चार्ज वाला स्पीशी होगा जो कि आपका न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर शो कर सकता है, वो फाइनली आके आपके बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। देखो सबसे पहला थीम ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पे हमारे पास आता है वो हमारे पास होता है सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे सैंड मेयर रिएक्शन की। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पे आपके पास बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट होगा, मतलब कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होगा, ठीक है। अब देखो आप ना इसका रिएक्शन कैसे कराओगे। एक बार आप इसका रिएक्शन कराओगे CuCl, साथ में आप यहाँ पे HCl का प्रेजेंस रखोगे। एक बार आप यहाँ पे रिएक्शन कराओगे किससे, CuBr, साथ में आप यहाँ पे HBr का प्रेजेंस रखोगे। एक बार आप यहाँ पे रिएक्शन कराओगे CuCN, साथ में आप यहाँ पे HCN का प्रेजेंस रखोगे। इन तीनों केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे बताएंगे। देखो यहाँ पे आपको शॉर्टकट लगाना है। मैंने क्या बोला, रिएक्शन का थीम होता है इनटू गैस का बाहर निकलना, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो आप देखो यहाँ पे नेगेटिव वाला स्पीशी कौन है, यहाँ पे नेगेटिव वाला स्पीशी है Cl माइनस, यहाँ पे है Br माइनस, यहाँ पे है Cn माइनस। तो आपको तीनों केस में प्रोडक्ट लिखना आ गया। यहाँ बनेगा क्लोरोबेंजीन, यहाँ बनेगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। यहाँ बनेगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, राइट। समझ आ गया आपको। इसे हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। ऐसे ही देखो यहाँ पे हमारे पास एक और नेम रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसका हमारे पास नाम क्या होता है, जिसका यहाँ पे हमारे पास नाम होता है, क्या नाम होता है बताओ। इसका यहाँ पे हमारे पास नाम होता है बाल शीमान रिएक्शन, ठीक है। तो नंबर 2 पे हमारे पास आता है बाल्स शीमान रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सिंपल सा थीम है। वही आपके पास यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट होगा। यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको हीट कर देते हैं HbF4 के साथ। अब देखो HbF4 को आप लिख सकते हो कैसे, इसको लिख सकते हो H प्लस और BF4 माइनस। अगर आप BF4 माइनस को फर्दर तोड़ो, इसको लिख सकते हो कैसे, BF3 एंड F माइनस। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए कि जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट है वो आपका F माइनस है। इसका मतलब यहाँ पे आपका फ्लोरोबेंजीन बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे आपको इसमें फीलिंग बेसिस से चलना है। और जैसे मानो यहाँ पे और भी रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अदर रिएक्शंस, ठीक है, ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। देखो शायद आपका इस कोर्स में प्रॉपर नोट्स नहीं बन पाया, लेकिन समझा सब कुछ दिया मैंने, है ना। मतलब कम से कम मैंने मेजॉरिटी चीज़ें समझा दी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मानो यहाँ पे हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट है और यहाँ पे मैं KI के साथ हीट करता हूँ, तो क्या होगा, आपको पता है नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है, आयोडीन, वो आके लग जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, खाली आपको नेगेटिव वाला पार्ट देखना है, कहानी खत्म है। तो आयोडीन आके लग जाएगा, आयोडोबेंजीन इज द प्रोडक्ट, राइट। ये समझ आया आपको, बताओ कोई दिक्कत इसमें, नहीं दिक्कत ना। अच्छा जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मानो इसको 1 बोल दिया, ठीक है। अब देखो नंबर 2 की बात करते हैं। मानो आपके पास यहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट है, इसका रिएक्शन मैं यहाँ पे करवाता हूँ किससे, इसका रिएक्शन मैं करवाता हूँ KCN से और हीट करता हूँ। तो आपको पता है नेगेटिव वाला पार्ट कौन है, CN, वो आके लग जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए।
इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराओगे वाटर से और आप यहाँ पे हीट करोगे, ठीक है, हीट करना पड़ता है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको समझ आ रहा है अगेन थीम क्या, N2 गैस का बाहर निकलना। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर CN- था, पानी को अगर आप तोड़ोगे H+ और OH-, तो आपका नेगेटिव वाला पार्ट कौन होगा, OH-, तो यहाँ पे आपका OH आके लग जाएगा, तो आपका फिनॉल बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे आप हर केस में कर सकते हो। इसके अलावा देखो एक आपका बहुत ही फेमस थीम है, आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस थीम है, सुनो। अगर आपके पास यहाँ पे डायज़ोनियम सॉल्ट है और आपको इसको कन्वर्ट करना है बेंजीन में, तो ये काम कौन करता है, ये आपको एकदम याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम आपका H3PO2 कर सकता है, साथ में हल्का पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर ये काम आपका इथेनॉल कर सकता है। ये दोनों ही अपने आप में ये काम कर सकते हैं। या तो आप इसका इस्तेमाल कर लो H3PO2 प्लस वाटर, या तो आप इसका इस्तेमाल कर लो इथेनॉल। ये आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो यहाँ पे आपके पास गैटरमैन रिएक्शन का भी थीम होता है, दिमाग से निकल गया था, बता देते हैं अभी। देखो यहाँ पे ना आपके पास गैटरमैन रिएक्शन का भी थीम होता है। गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, देखो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो आपके पास डायज़ोनियम सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मानो कि मैं यहाँ पे डालता हूँ कॉपर साथ में HCl, या फिर मैं यहाँ पे डालता हूँ कॉपर साथ में HBr, तो आपको पता है कि भाई कॉन्सेप्ट अभी भी सेम है, रिएक्शन का थीम है N2 गैस का बाहर निकलना। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, नेगेटिव वाला पार्ट क्या है, Cl आके लग जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट क्या है, Br आके लग जाएगा, ठीक है, ऐसे बोलेंगे गैटरमैन रिएक्शन। बस ये समझ आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे आपके पास इसके अलावा क्या होता है, एक ना आपके पास इंपॉर्टेंट थीम होता है कपलिंग रिएक्शन करके। देखो कपलिंग रिएक्शन को ना, इसको याद करने का एक और शॉर्टकट है कि कपलिंग रिएक्शन में आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपके पास पैरा अटैक होता है, मतलब कि पैरा पोजीशन से अटैक होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आपके पास डायज़ोनियम सॉल्ट है, इसका रिएक्शन आप करवाते हो फिनॉल से, और यहाँ पे आप बेसिक मीडिया का प्रेजेंस रखते हो, तो आपको पता है क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस सिंपल सा काम होगा। देखो आपको पता है आपका फिनॉल क्या होता है, देखो फिनॉल में आपका जो OH ग्रुप होता है वो आपका +M इफेक्ट दिखाता है, जिस वजह से क्या होगा, वो यहाँ पे बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। और आपको पता है बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहाँ पे होता है, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे। लेकिन आपको पता है कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरा अटैक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे पैरा पोजिशन से अटैक हो जाएगा, तो होगा क्या, ये जो आपका पूरा ग्रुप है ये फिनॉल के पैरा पोजिशन पे आके लग जाएगा। मतलब क्या बनेगा, ध्यान से देखना, ये आपका फिनॉल और फिनॉल के पैरा पोजिशन पे आके ये ग्रुप लग जाएगा, बस ये आपका डाई का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये जो आपका डाई बना है इसका ऑरेंज कलर होता है। ये रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के। आज का लेक्चर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई मेंस, ये सभी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है, ठीक है। ऐसे ही देखो आपके पास यहाँ पे एक डाई का फॉर्मेशन होता है विथ एनिलीन, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, लेकिन यहाँ पे भी अटैक होगा पैरा पोजिशन से। तो होगा क्या, यहाँ पे देखो फर्क क्या है ना, ये जो आपका रिएक्शन होता है यहाँ पे, ये रिएक्शन आपका एसिडिक मीडिया में होता है, राइट। और होगा क्या, ये पूरा ग्रुप आपका एनिलीन के पैरा पोजिशन पे आके लग जाएगा, इसका आपके पास येलो कलर होता है। और इसके अलावा देखो आपके पास एक और बहुत ही स्पेशल केस है, हालांकि ये कम पूछता है लेकिन फिर भी देख लो, कि अगर आपके पास डायज़ोनियम सॉल्ट का रिएक्शन होता है बीटा नैप्थॉल से। अब ये बीटा नैप्थॉल का मतलब क्या है, सबसे पहले देखो ये आपका नैप्थलीन, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन,
अगर मैं बीटा पोजीशन पे OH लगाऊँ, नाम पड़ेगा बीटा नैप्थोल। तो अगर आप इसका रिएक्शन होता है बीटा नैप्थोल से, देखो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपका ऑर्थो पोजीशन से अटैक होगा, मतलब ऊपर वाले ऑर्थो पोजीशन से। बस याद कर लो, ज़्यादा दिमाग लगाना है। अगर पूछेगा तो पता होना चाहिए, हालांकि पूछने का चांस कम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये आपके ऑर्थो पोजीशन पे आके लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे OH है, और इसका आपका जनरली ऑरेंज रेड कलर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे जाके आपका डाई फॉर्मेशन वाला केस भी खत्म हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई ना? अच्छा देखो, इसके अलावा ना हमारे पास रिएक्शन ऑफ एनलिन में कुछ और इम्पॉर्टेंट केसेस थे जो मुझसे छूट गए थे, राइट? देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, नंबर 7 की बात करते हैं, राइट? कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मेरे दिमाग से निकल गया था, अभी आया है, बता देता हूँ। देखो नंबर 7 पे देखो क्या ध्यान रखना है आपको, सुनो। देखो कभी भी आप यहाँ पे एनलिन का सल्फोनेशन कराने का कोशिश करोगे, राइट, तो आपको पता है सल्फोनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 का। तो आपको एक चीज़ पता है ना, मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि ये आपका क्या होता है, बेस, और ये आपका क्या होता है, एसिड। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, इसका मतलब सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना, बहुत बार ये NCERT लेवल की बातें मेरे दिमाग से निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देखो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट? आपको समझ आ रहा है कि नहीं क्या हुआ? देखो मैं समझाता हूँ, समझाऊँ क्या? देखो ये जो H2SO4 है ना, यहाँ से आपके पास क्या हुआ, देखो ये जो आपका H2SO4 है, यहाँ से आपके पास H+ आया, साथ में HSO4- आया। नाइट्रोजन के लोन पेयर ने क्या किया, H+ को कैच किया। जब नाइट्रोजन के लोन पेयर ने H+ को कैच किया, यहाँ पे आपके पास NH3 आ गया, और क्योंकि नाइट्रोजन एटम ने खुद का लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये जो आपका काउंटर आया ना, यहाँ पे आके चिपक गया बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो इंटरेस्टिंग कहानी इसके बाद चालू होती है, सॉल्ट फॉर्मेशन के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप इसको हीट करते हो 453 केल्विन से लेके 473 केल्विन तक, जब आप इसे हीट करते हो 453 केल्विन से लेके 473 केल्विन तक, तब पता है क्या होता है, तब यहाँ पे आपके पास एक टाइप का रीअरेंजमेंट होता है, और यहाँ पे आपके पास सल्फरनेलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब ये सल्फरनेलिक एसिड का मतलब क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा, NH2 के पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप आ जाएगा। कैसे आया, क्यों आया, मत पूछो, बस आ जाएगा, उतना टाइम अभी है नहीं बताने के लिए। तो ये सल्फरनेलिक एसिड आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो ना, आपको पता है कि आपका NH2 ग्रुप काम करेगा बेस का, और SO3H ग्रुप काम करेगा एसिड का, तो इनके बीच में ना एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कैसे लिखे इसको, मैं लिख देता है यहाँ पे आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब क्या होगा, देखो ये आपका SO3H एसिड वाला पार्ट है, अपना H+ छोड़ देगा, और NH2 बेस वाला पार्ट है, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कैसे, इस फॉर्मेट में, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव, यहाँ पे SO3 नेगेटिव। ये जो आपके पास बना है इसका नाम होता है ज्विटर आयन। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे आपके पास एक और केस होता है, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ एरोमेटिक पार्ट 3 में। ये देखो कभी भी आप यहाँ पे एनलिन का नाइट्रेशन कराते हो, राइट, नाइट्रेशन का थीम क्या होता है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड साथ में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कभी भी आप यहाँ पे एनलिन का नाइट्रेशन कराते हो, तो आपको पता है ये थीम क्या करता है, ये थीम हमारा NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करता है। हमें क्या लगता है कि हमारे पास NH2 ग्रुप होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो हमारा जो NO2 ग्रुप है वो या तो हमारा ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या फिर हमारा पैरा पोजीशन पे लगेगा। हमारा पैरा पोजीशन मेजर होगा, उसके बाद हमारा ऑर्थो पोजीशन मेजर होगा, और हमारा मेटा पोजीशन वाला प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, ऐसा हमें लगता है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैंने आपको परसेंटेज भी याद रखने को बोला था कि आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनता है पैरा डेरिवेटिव,
और ये आपका लगभग लगभग 51% बनता है। उसके बाद आपका ज़्यादा अमाउंट में बनता है मेटा डेरिवेटिव, ये आपका लगभग लगभग 48% बनता है। और सबसे कम मतलब कि माइनर क्वांटिटी में आपका बनता है ऑर्थो डेरिवेटिव, ये आपका लेस देन 2% बनता है। अब देखो आपने यहाँ पे बात किया था इस बारे में कि हमने कहा था भाई हमारे पास यहाँ पे पैरा डेरिवेटिव मेजर बना, वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो होना भी चाहिए था, क्योंकि हमारा NH2 ग्रुप यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। लेकिन सवाल है कि हमारा मेटा प्रोडक्ट अमाउंट में इतना ज़्यादा क्यों बना और हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट अमाउंट में इतना कम क्यों बना। तो इसके पीछे का लॉजिक हमने क्या दिया था कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एसिडिक मीडिया का प्रेजेंस होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन होता है, इसे हम कहते हैं एनिलीनियम आयन। और ये जो हमारे एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, ये NH3 पॉजिटिव क्या करता है, ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग -M इफेक्ट दिखाता है, जो क्या करता है इसको काफ़ी ज़्यादा डीएक्टिवेट कर देता है, या फिर मैं कहूँगा इसको काफ़ी ज़्यादा मेटा डायरेक्टिंग बना देता है, जिस वजह से आपका मेटा प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो प्रोडक्ट। इस बारे में पहले भी बात हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन बहुत फेमस केस है, ये सब आपसे एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है, जेईई मेंस का फेवरेट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बात करेंगे यार। अब देखो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, एक लेक्चर आएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर, एक लेक्चर आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर, एक लेक्चर आएगा ऑर्गेनिक टेस्ट के ऊपर, जहाँ पे हम जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक टेस्ट है, चाहे वो हमारे पास ल्यूकास टेस्ट है, चाहे वो हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट है, चाहे वो हमारे पास हिंसबर्ग टेस्ट है, चाहे वो हमारे पास आइजोसाइनाइड टेस्ट है, चाहे वो हमारे पास मस्टर्ड ऑयल टेस्ट है, चाहे वो हमारे पास टॉलेंस टेस्ट है, फेलिंग्स टेस्ट है, बेंडिक्स टेस्ट है, सबकी बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद होपफुली हमारा ऑर्गेनिक वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, राइट। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाके लिखना इजी केमिस्ट्री जेईई नीट, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। हम अपने चैनल के ऊपर 10K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे। आपको मेरे चैनल पे जेईई मेंस 2023 चैप्टर वाइज PYQ भी मिल जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।